अगर सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो दादरी की जनता को किसी भी पॉलिटिशियन पर विश्वास नहीं है। सीधा डायरेक्ट वो कैमरे पे बोलते। ऐसे में आप उस जनता के बीच जाते हो, अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से, तो आप कैसे विश्वास दिला पाओगे उनको दोबारा से कि हाँ मैं सही हूँ या मैं आपके दादरी का विकास करूँगा। आप देखिए कि हर चीज़ में पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, लोग टिकट खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। पढ़ाई, कमाई और दवाई, उसका इंतजाम अगर आप सत्ता में आते हैं, मौका देती है जनता आपको, तो किस प्रकार कर पाएंगे? भी जगह लड़कियों के लिए 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए कहीं और जाना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों को मतलब महिलाओं को लेके आप क्या सोचते हो? जब मैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सोचता हूँ तो महिलाओं को भी इक्वल स्थान देता हूँ। तो क्या दीपक लांबा जी के पास वो जादू की छड़ी है जो कि पब्लिक को ऐसे घुमाई कि हाँ मेरी तरफ आ जाओ? यदि मेरे पास जादू की छड़ी हो ना, तो मैं उस जादू की छड़ी से सिर्फ टिकट नहीं मांगूंगा। मैं कहूँगा कि दादरी का सब कुछ हाल जो है, जो मुसीबतें हैं, 1 सेकंड में ठीक कर दूँ। क्या कुछ गारंटी है आपकी कि पढ़ाई, कमाई और दवाई टिकट ना मिलने के बावजूद भी आप इन मुद्दों पे काम करोगे? इन युवाओं में एक समस्या और भी है आज के टाइम। अगर मैं दादरी की बात करूं, कर्ज में डूबे हैं, नशा है और एक लोगों में डर है। तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? एक दो दिन पहले चर्चाएं चली कि आपने मनीषा सांगवान जी से मीटिंग की, तो उसकी कितनी सच्चाई है वो? भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दादरी में मौजूद हैं और तमाम जो डिजिटल मीडिया के साथी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और दीपक लांबा सर जो हैं इनसे खास बातचीत करेंगे और अपने अपने जो सवाल हैं वो इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूँ तो इस साइड बासित जी हैं हमारे साथ, और दादरी दस्तक से हैं भाई जी, और महाराष्ट्र से हैं मैडम, और दादरी क्रांति न्यूज़ से हैं, और नरेंद्र ऑफिशियल, और अपना है आशीष सांगवान ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है। तमाम यूट्यूबर यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग समय समय पे अपने जो सवाल हैं वो लांबा साहब से पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं लांबा साहब बिल्कुल एक सच्चे तरीके से आप उन सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल जानना चाहूँ लांबा साहब, आपकी जो राजनीति की शुरुआत है वो कैसे हुई थी? आशीष जी और बाकी सब साथियों को भी मैं तो कहूँगा कि आप बड़े बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की शुरुआत जो अक्सर बड़े शहरों में बड़े स्टूडियो करते हैं कि सभी चैनल आके इकट्ठा किसी से इंटरव्यू करें, वो शुरुआत आपने दादरी में की। इसके लिए सबको शुभकामनाएं। और एक आप नया ट्रेंड डिजिटल मीडिया में शुरू कर रहे हैं। आपने मेरे से पूछा कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, देश 2011-12 में एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि देश को ये लगता था कि जन आंदोलन के द्वारा ही लोकपाल ला के भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है। तो उन्हीं दिनों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ही मैं अपनी जॉब वगैरह छोड़ के और उसमें सब चीज़ें छोड़ के शामिल हुआ। कई तरह के चुनाव बीच में आए और ग्रेजुअली जो मेरी अटैचमेंट थी वो योगेंद्र यादव जी से हुई। वो भी आम आदमी पार्टी के ही बड़े नेता थे उन दिनों। और उसके बाद ये सफ़र जारी रहा और अभी आपके सामने है। और लगभग 12 साल का अनुभव है सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ का, और इसमें तरह तरह की चीज़ें की हैं, आंदोलन भी किए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन में चुनाव में भागीदारी भी की है, अपनी एक छोटी पार्टी बना के हरियाणा का पिछला चुनाव भी लड़ा है, और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली कर्नाटक और राजस्थान के चुनाव हैं उसमें मेरी काफ़ी बड़ी भागीदारी भी रही है। तो ये मेरा राजनीतिक अनुभव है। शुरुआत 2011-12 में आम आदमी पार्टी के जन्म के साथ ही राजनीति में अपनी नौकरी छोड़ के आने से ही मेरी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम वसुधा है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। सर, आपने कहा आपने जॉब छोड़ा, तो क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन से क्षेत्र में हैं? आपका एजुकेशन आपने क्या क्या कवर किया है एजुकेशन में? जी, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने +2 वगैरह करने के बाद हमारे हरियाणा में एक कॉलेज
उन दिनों कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी बन गया है, CRSC मुरथल के नाम से वो स्टेट कॉलेज था वहाँ पे। उससे इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमटेक चंडीगढ़ से की, और उसके बाद दो मुख्य यूनिवर्सिटियाँ हैं अपने रीजन की, एक चितकारा यूनिवर्सिटी है और एक थापर यूनिवर्सिटी। दोनों में मैंने बच्चों को पढ़ाया है और असिस्टेंट प्रोफेसर था उन दिनों में, जब मैंने जॉब छोड़ के इस काम में मैं लगा। और अभी 12 साल पुरानी बात है, खैर उसको बीता हुआ ज़माना हो गया। उसके बाद मैंने आंदोलन के साथ साथ अपनी LLB भी की है। तो मैं चुनावी दौर के दौरान इंजीनियर से कानून का जानकार और एक आंदोलनकारी बना। नमस्कार, मैं नरेंद्र राजपूत, ऑफिशियल नरेंद्र राजपूत। तो सर, आप चरखी दादरी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो अगर बिना चुनाव लड़े भी एक लोगों की सेवा की जा सकती थी, क्या कारण था राजनीति में? देखिए, चुनाव के बिना 12 साल से हम लोग लगे हैं और मुझे उसका कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। 12 साल से लगातार हमने बहुत बड़े बड़े काम देश में किए हैं और देश में हुए ऐतिहासिक कामों में मेरी हिस्सेदारी रही है। चाहे आप किसान आंदोलन लगा लीजिए, दोनों यात्रा लगा लीजिए, कर्नाटका का एक अहम चुनाव था वो लगा लीजिए, अभी जो 3 स्टेट में चुनाव हुए जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनमें भी मेरी भागीदारी रही। और इस समय जो रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें पटियाला लोकसभा में मेरी अच्छी खासी भागीदारी रही है। एक किस्म से धर्मवीर गांधी जी के साथ वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, वो मेरे भारत जोड़ो अभियान के ही मेंटर रहे हैं। तो मेरी भागीदारी ऐसा नहीं है कि चुनावी क्षेत्र में या पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं रही। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आज आया और सोचना शुरू कर दिया कि चुनाव लड़ लूँ। हमारे नज़र में जो हमारे को शिक्षा हमारे सीनियर्स ने, जो राजनीतिक गुरु हमारे हैं, उन सब ने दी है, उनके हिसाब से चुनाव लड़ना भी राजनीति का काम है, आंदोलन करना भी राजनीति का काम है, लोगों के लिए शिक्षा के प्रोग्राम चलाना भी राजनीति का काम है। और जो NGO काम करते हैं, कोई त्रासदी हुई है उसमें आप जाके रचनात्मक काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो भी राजनीति का काम है। तो मेरी नज़र में सारे काम एक जैसे हैं। लेकिन अभी ये मौका आया कि मैं दादरी के लिए कुछ कर सकूं। दादरी हमारा सबसे नया ज़िला है और यहाँ भी लोगों की मुसीबतें, परेशानियाँ कम नहीं हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम इस चुनाव में भागीदार होके, आप चुनावी कैंडिडेट की दौड़ में भी हैं तब भी आप बहुत से मुद्दों को बदलते हैं। तो हमने आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों का भी एक विशेष हमारे को समर्थन कह लीजिए या हमारे तरफ एक लगाव रहा कि आपने बार बार इंटरव्यू लेने के माध्यम से मेरे जो विचार हैं वो पहुंचाने का काम किया। तो चुनाव में अभी तो मैं पार्टिसिपेशन में आया नहीं हूं, सिर्फ टिकटार्थी हूं, लेकिन जो हमने सोचा था कि यहाँ के कम से कम मुद्दे बदलने का काम हम कर देंगे, तो वो मुद्दे बदल के और मुद्दों पे राजनीति ला के और चुनाव लड़ने के काम में हम कम से कम 2 स्टेप तो ऑलरेडी चल चुके हैं। तो चुनाव लड़ना एक स्टेप हो सकता है, लेकिन मेरी राजनीति का अंत सिर्फ चुनाव तक नहीं है। तो उसके बाद भी काफ़ी कुछ करना है, आगे और करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कि चुनाव ही राजनीति है, लेकिन उसको बदलने की कोशिश में हम हैं। नमस्कार, मैं बाशित बिडलान, BB 365 लाइव से। सर, एक सवाल, आपने कहा है कि आपने राजनीति की जो शुरुआत है आम आदमी पार्टी से की थी। सर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आने का क्या कुछ कारण था? देखिए, मैं कांग्रेस में डायरेक्टली, कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के समर्थन में हम डायरेक्टली नहीं आए। राजनीति में आम आदमी के बाद हमने स्वराज अभियान और स्वराज इंडिया नाम के संगठन बनाए और हमने अपनी राजनीति एक छोटे संगठन के रूप में शुरू की। स्वराज अभियान में एक हमारा यूनिट है जिसको जय किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली किसान यूनियन है स्वराज अभियान की। मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और किसान आंदोलन से पहले मंदसौर गोलीकांड जब हुआ तो हमने ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई। इसका जय किसान आंदोलन एक अहम हिस्सा था और उसका सचिवालय सेक्रेटरीट हम लोग ही चलाते थे। तो मेरी शुरुआत ये नहीं है कि सीधा आम आदमी और कांग्रेस का भी आज मैं विधिवत रूप से कोई पार्ट नहीं हूँ, कोई संगठन का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि 2022 में कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि देश की सिविल सोसाइटी को यात्रा में शरीक होना चाहिए, इस यात्रा में भागीदारी करनी चाहिए, जो देश के मुद्दे हैं वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाने चाहिए। तो इन सब मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। फिर ये था कि हमारे देश में एक निर्णायक दौर आया कि हमें कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के हाथों से निकाल कर इंडिया अलायंस या कांग्रेस की तरफ लेके जाना था, उसमें भागीदारी की। उसके बाद आपको लोकसभा चुनाव का पता ही है। लोकसभा चुनाव इस बात पे था कि देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, उस पर काम किया। तो ये सीधा ये नहीं है कि आम आदमी एंड देन कांग्रेस, नहीं, इसके बीच में कम से कम 10 साल का गैप है और 10 साल में हमने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, अपनी काबिलियत को साबित किया है
और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे नेता हमारी उस छोटे से संगठन को, उस छोटी सी टीम को एक अलग तरह का महत्व भी देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो महत्व का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की सोच रहे हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और जो काम हमें दिया जाता है उसको बखूबी करने की कोशिश में रहते हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी और आज की तारीख में 10 साल का सफ़र है जो नोटेबल भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने कुछ नहीं किया। हमारे देश के इतिहास की जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन की बात लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कभी 100 साल के बाद इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश में हुए किसान आंदोलन की, इस देश में हुई यात्राओं की बात ज़रूर होगी। तो उन तीनों चीज़ों में मैं शरीक रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक फेज़ से दूसरा फेज़ नहीं है, बीच में एक बहुत बड़ा सफ़र है। दीपक जी, आप बोलते बहुत अच्छा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आज की जो राजनीति है वो आज के जो नेताओं ने एक बिजनेस बना दिया है, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, बोलना तो मुझे ऐसा नहीं है कि बोलने की कोई कला सीखने का है। ये ज़रूर है कि 12 साल का अनुभव है और मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनसे काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत गुण लेने की कोशिश में लगे रहे। योगेंद्र यादव जी मेरे नेशनल लीडर हैं, तो उनसे बोलने का थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन आप बोलने का सिर्फ कला पे नहीं, आपके कंटेंट पे भी बात होती है। आप जैसा सोचते हैं अंदर से, आपकी ज़ुबान पे वही बात आती है। तो मुझे लगता है कि इसमें बोलने का तो ये है कि एक्सपीरियंस हो गया। किसान आंदोलन में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं के सामने हमने पैनल्स में अपने आप को तराशा है, तो वो ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन मेरे से बोलने वाले, मेरे से अच्छा लिखने वाले इस देश में ही नहीं, अभी तो दादरी में बहुत लोग हैं। मैं कई राजनेताओं के भाषण सुनता हूँ, उसमें कई लोग तो कांग्रेस के ही टिकटार्थी हैं, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छी अपनी बात रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति से लोकल राजनीति की मैं हूँ, हरियाणा की और दादरी की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं का पार्टियाँ छोड़कर जाना, किसी को टिकट मिले बगैर ही समर्थन देना, तो क्या वो राजनीतिक लगती है या बिजनेस है वो? देखिए, राजनीति में समर्थन शब्द जो है वो तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। मतदाता मुझे समर्थन देंगे तो मैं जीतूंगा, दूसरे मेरे जो साथी हैं, जो टिकटार्थी हैं, वो मेरे को समर्थन देंगे तो मेरी ये लड़ाई ईजी हो जाएगी। तो समर्थन वर्ड तो एक अच्छा वर्ड है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में बिजनेस को मैं ये कहूँ कि जो आप कहना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। भ्रष्टाचार का एकलौता कारण सिर्फ ये नहीं है कि नेताओं की नीयत खराब है। ये जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है और चुनाव का जो सिस्टम है, उसमें भी बहुत सी खामियां आ गई हैं। आप देखिए कि हर चीज़ में पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है। लोग टिकट खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, बहुत सी जगह सुनने में आ रहा है। लोग मार्केटिंग करने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब आदमी जेब से पैसा खर्च करेगा तो उसकी कोशिश रहेगी कि उस खर्चे को वो किसी ना किसी पूरा करे। तो भ्रष्टाचार राजनीति में इस कदर आ गया कि राजनीति को बिजनेस माना गया कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद आपको उसका रिटर्न आ जाएगा। तो आपके अनुसार गलत है ये? गलत है और इसमें सुधार होंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ, राहुल गांधी और उनकी टीम के साथ मिलकर इन सुधारों के लिए काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऑर्डिनरी आदमी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करे। अब सरकार की तरफ से ही लिमिट 40 लाख की है, तो मुझे नहीं लगता कि देश के सिर्फ 2% लोगों के अलावा वो 40 लाख का कोई जुगाड़ भी कर सकता है। तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर तो ये होगी कम से कम 50% लोग चुनाव लड़ने की हैसियत रखें। तो ये जो खर्चा है, इसको कम करना भी हमारी एक दीर्घकालीन राजनीति का काम है, उस पर भी हम काम करेंगे। नमस्कार दीपक जी, आपने चरखी दादरी में चुनाव प्रचार शुरू किया। दादरी विकसित संकल्प यात्रा लेकर आप चले, गांव में पूरी हो चुकी है, शहर में चल रही है। तो उसको लेकर जो आपने अपना एक मोटो लिया है, आपने एक नारा दिया है, पढ़ाई, कमाई और दवाई। उसका इंतजाम अगर आप सत्ता में आते हैं, मौका देती है जनता आपको, तो किस प्रकार कर पाएंगे? देखिए, आपने कहा विकसित दादरी संकल्प यात्रा से शुरुआत हुई, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ ज़रूर चिन्हित करना चाहूँगा कि ये शुरुआत इस यात्रा से पहले 2 फेज़ में हम कर चुके हैं।
हम लोगों ने सबसे पहले जो मेरा परिचय पत्र था वो गांव-गांव घर-घर पहुंचाया। एक कैलेंडर लेके भी हमारी टीम घर-घर तक गई, जिसमें हमने ये था कि हमारे जो स्लोगन था वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें आपने 3 शब्द जो लिए हैं कि पढ़ाई, कमाई और दवाई, वो उस कैलेंडर पे भी मेंशन थे। तो एक स्टेप ये था। सेकंड स्टेप ये था कि हमारी एक टीम जिसमें 3 साथी ही थे हमारे, वो गांव-गांव गए, हमारे जो क्षेत्र के 64 गांव हैं उनके बीच गए। वहाँ की हमने एक बुकलेट तैयार की है। वो बुकलेट का डाटा मैं पहले कह चुका हूँ, जब टिकट वगैरह अनाउंस हो जाएगी, जिसकी भी टिकट होगी मैं उसके साथ मिलके वो डाटा आप सबसे शेयर करूँगा। उसमें हमने सर्वे किया है कि गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं, गांव की मांग क्या है, इस गांव के कौन कौन से कलाकार हैं जो इस गांव में बसते हैं। तो हमारे गांव की जो टैलेंटेड जनता है या वासी हैं, उनकी सूचनाएं भी हमारे पास हैं। तो हमारे पास वो सारी बुकलेट है जिसमें हमने 3 महीने का समय लिया। ऐसा नहीं किया कि वो 1 दिन का काम था। तो 3 महीने में वो काम ख़त्म हुआ। उसके बाद विकसित दादरी यात्रा जो हमने शुरू की है, ये 22 जुलाई से 25 अगस्त तक चली। तो सवा महीने 35-40 दिन का काम हमने ये किया है। तो 3 फेज़ में हमने ये काम किया है। अब आप कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई, आप कैसे लेके आएंगे? इसमें देखिए, सबसे एक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें यहाँ के 2,08,000 वोटर्स भी इन्वॉल्व होंगे। मैं अकेला इस सॉल्यूशन के लिए काबिल नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि सरकारी तंत्र को, कुछ बजट को इसमें ला सकता हूँ, लेकिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखना पड़ेगा। यदि हम पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ाई का सारी जिम्मेवारी स्कूलों के अलावा परिवार की भी है, माँ बाप की भी है, समाज की भी है, मेरी भी है और आपकी भी है। इसी तरह रोज़गार में सारी जिम्मेवारी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिसने तनख्वाह देनी है जेब से, उस व्यक्ति की भी है जिसने नौकरी लेनी है। और उसको लेने के लिए जो पीछे का मामला है कि हमारे स्कूल में काम करने वाले, हमारे जो हुनर के जानकार हैं, यदि आप देखें कि बहुत सारी दुकानों पे बहुत बड़े बड़े पुराने मिस्त्री हैं, क्या हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हफ्ते का 1 दिन हमारे युवाओं को ट्रेनिंग करने में दें? ट्रेनिंग को भी मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही जोड़ रहा हूँ। जो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई में ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है। तो और उसी तरह आप बात करें दवाई की, दवाई में भी बहुत सारा ऐसा है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ उनको ये भी पता है कि कौन सी दवाई सस्ती है, कौन सी महंगी है। तो जैसे मैंने पीछे सुना था कि सस्ती दवाइयों के स्टोर भारत सरकार खोलने वाली है, वो मुझे कहीं दिखता तो है नहीं, कहीं दवाई तो मिलती नहीं है उससे। लेकिन क्या हम गांव में ऐसी दुकानें खोल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें कोई एक बुजुर्ग ही बैठ जाए और जो बेसिक नीड की जो दवाइयाँ हैं, जो 80% दवाइयाँ क्या होंगी, हमें खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, यही दवाइयाँ लगेंगी? क्या वो सस्ते दाम पे मिल सकती हैं? क्या एमएलए के पास इतना फंड है कि उनको पैसा दे सके? बिल्कुल है। ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव में 10,000 से ऊपर की दवाइयाँ महीने में लग नहीं सकती। तो ये जो खर्चा है, ये कुछ भी नहीं है सरकारी तंत्र को देखते। तो हमारे पास प्लान है। वो प्लान, जैसे मान लो हम जीत के आते हैं या कोई और कैंडिडेट भी चुनाव लड़के जीत के आता है, तो मैं सबसे ये शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे शेयर नहीं करता। मैं जब उन कैंडिडेट टिकटार्थियों से मिलता हूँ तो इवन मैं कहता हूँ कि आप यदि जीत भी गए और आपको फील हुआ कि मेरी आपको ज़रूरत है, तो मैं आपके एक असिस्टेंट के रूप में भी काम करने को तैयार हूँ। तो मेरा ऑफ़र सिर्फ जनता के लिए नहीं, उन कैंडिडेट जो टिकटार्थी हैं उनके लिए भी है कि मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए मुझे एमएलए बनना है और फिर करना है। आप यदि एमएलए बनते हैं और आपको लगता है कि मेरी सोच या मेरा प्लान अच्छा है और आप चाहें कि मैं आपके बिहाफ पे उस प्लान को कर दूँ, तो भी मैं करने को तैयार हूँ। तो इसके लिए जनता को इन्वॉल्व करेंगे तो काम बहुत आसान है। अच्छा दीपक जी, आपसे बातचीत करें, हम सभी साथी फील्ड में घूमे हैं, गांव-गांव हम भी गए हैं, हम भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपने भी यात्रा की है, जो आपकी दादरी विकसित संकल्प यात्रा है, आपने भी किया। आप भी 65 गाँव में या फिर शहर में आप घूमे हो। दादरी की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और फ़िलहाल में अगर सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो दादरी की जनता को किसी भी पॉलिटिशियन पर विश्वास नहीं है। सीधा डायरेक्ट वो कैमरे पे बोलते हैं कि हमें किसी पे विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि लोग गालियाँ भी देते हैं, जिसको हमें म्यूट करना पड़ता है। तो ऐसे में आप उस जनता के बीच जाते हो, अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से, तो आप कैसे विश्वास दिला पाओगे उनको दोबारा से कि हाँ मैं सही हूँ या मैं आपके दादरी का विकास करूँगा? आशीष जी, मैं पूरी दादरी के सब गाँवों में लगभग घूम चुका हूँ। आप देखें तो मैंने अपना परिचय पत्र, हमने काउंट किया कि कितने हमने परिचय पत्र लगभग बांट दिए होंगे। तो ये जो आखिरी की यात्रा है, इसमें ही हमने कम से कम हज़ारों की संख्या में परिचय पत्र बांटे हैं। तो इतने लोगों से मैं मिला हूँ। एक बात तो मैं आपकी बात की पुष्टि करता हूँ, किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा
कि आपकी मेरे क्षेत्र में एज ए नेता आने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जनता तब ये बात करती है जब उनका ऑलरेडी कोई नेता इतना काम करने वाला हो कि उन्हें नए नेताओं की ज़रूरत ही ना हो। तो एक बात तो आपकी मैं पुष्टि करता हूँ उस बात की कि जनता 70 साल से परेशान है। दूसरी आप बात करते हैं कि विश्वास की। देखिए, विश्वास टूटने में 75 साल लगे हैं। 75 महीनों में विश्वास जमाने के लिए एक 75 साल और 75 महीने दो बड़े अंतर के जो टाइम पीरियड हैं। और अपने लिए तो अभी ये है कि हमने तो सिर्फ 7 महीने ही काम किया है। आप ये कहें कि जनता मेरे पे विश्वास करने लगी है तो कतई झूठ बात है। जनता ने 75 साल से धोखा सहा है। मैं बात करता हूँ, वो सुनते ज़रूर हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहने लगे हैं कि इसकी बात अच्छी है, लेकिन आप कहें कि मेरे पे विश्वास है, बिल्कुल नहीं विश्वास है। और अंग्रेजी में एक काफ़ी अच्छी और पुरानी कहावत है, योर वर्क साउंड लाउडर देन योर वर्ड्स। यदि आप अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे तो साउंड अपने आप कानों में जाना शुरू कर देगी। तो मुझे ये लगता है कि हमें क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हर पार्टी के पॉलिटिशियंस को, नेताओं को अपने काम पे ध्यान देना होगा, ना कि बड़े बड़े भाषण और वादे करने से। वादे मैं कर रहा हूँ, बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका पहला फेज ये था कि मैं यहाँ के चुनाव को मुद्दों पे लाना चाहता था। अब इसका पूरा असर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से नेताओं ने यात्राएं शुरू कर दी, बहुत से नेताओं ने रोज़गार की बात करनी शुरू कर दी है। बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि हरियाणा में दादरी सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, इतना पैसा यहाँ से जा रहा है। हमने बार बार ये मुद्दा उठाया कि यहाँ से बहुत रेवेन्यू सरकार को जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि मुद्दों पे धीरे धीरे मैं इस चुनाव को ले आया हूँ। और टिकटार्थी होने के बाद यदि कैंडिडेट बना तो और पूरे दमखम से मुद्दों पे लेके आऊँगा। और जब तक चुनाव का वोटिंग का टाइम आएगा तो मेरे को लगेगा कि लोग पार्टी नेताओं की बजाय मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ, टिकटार्थी नहीं हुआ तो भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सारे जितने टिकटार्थी हैं जो लाइन में चुनाव लड़ रहे होंगे, इंक्लूडिंग जिसको मैं समर्थन दूंगा जो कि कांग्रेस का होगा, वो भी मुद्दों पे ही बात करें। तो कोशिश करेंगे कि अपना काम इतना बढ़ाएं कि जो धोखा, झूठ, फरेब उसको ढक सकें और एक थोड़ी सी सही राजनीति इस क्षेत्र में लेके आएँ कि लोग ये भी विश्वास करें कि नेता जो कह रहा है उसके लिए कोशिश करेगा। हो ना हो वो फ्यूचर की बात होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम 5 साल में ये कोशिश कर देंगे कि जनता अगली बार जब हम उनके बीच में जाएंगे तो ये विश्वास ज़रूर करेगी कि ये जो कह रहा है करने की कोशिश तो करेगा। आगे हो ना हो कोई नेचुरल एक्सीडेंट ऐसा हो, कुछ और हो जाए तो वो भविष्य की बात है। जी जी। सर जी, आपने जो यात्रा की बात की तो हम भी लोगों से मिले, विशेषतः महिलाओं से ज़्यादा बातें हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप वो इश्यूज़ पे बात करना चाहती हैं और वो इश्यूज़ उठा रही थी, जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है और शिक्षा भी है। काफ़ी जगह लड़कियों के लिए 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए कहीं और जाना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों को, मतलब महिलाओं को लेके आप क्या सोचते हो? जी, देखिए, मैं इस बारे में बात खुद ही रखना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल किया, बेहतरीन सवाल है। मैंने अभी एक पिछले सवाल के उत्तर में कहा कि लोगों की भागीदारी, तो कतई मेरी नज़र में लोगों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष। लोगों का मतलब है 2,08,000 मतदाता इस क्षेत्र के, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। और आधी महिलाओं को आप प्रॉब्लम में शरीक भी नहीं कर रहे और सॉल्यूशन में भी नहीं कर रहे, तो आपका कोई भी प्लान चल ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई प्लान आधे लोगों के शामिल हुए बिना सफल होगा ही नहीं। पहली बात तो ये कि जब मैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सोचता हूँ तो महिलाओं को भी इक्वल स्थान देता हूँ। दूसरी बात, महिलाओं हमारा एक सपना है किसान आंदोलन के दौरान से ही, वो सपने पे हम बहुत सालों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद राजनीति में आना भी इसलिए पड़ा कि हमें ये लगा कि जो एग्जिस्टिंग राजनीति का सिस्टम है उससे प्रॉक्सिमिटी बनानी पड़ेगी, उसमें जाके बैठना पड़ेगा ताकि जो माइंड में आपके प्लान है वो हो सके। हमने किसान आंदोलन के दौरान से ही ये सोचा था कि गाँव का विकास जब तक नहीं होगा, भारत ना तो विश्वगुरु बन सकता है ना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकता है। तो लघु उद्योग और ग्राम उद्योग को आपको फैलाना पड़ेगा। और जब आप ग्राम उद्योग और लघु उद्योग की बात करते हैं तो उसमें मेन फोर्स आपके पास क्या है? मेन फोर्स आपके पास हमारी नारी शक्ति है।
महिलाएं हैं, जो आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो हैं, तो हमें उनके बेस्ड प्रोग्राम बनाने होंगे। आदमी तो बाहर भी जाके काम करेगा, तो लघु उद्योग और गांव को विकसित करना है तो महिलाओं की भागीदारी अहम है। तो हम महिलाओं के बिना तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। और इसमें मेरे से पूछें तो देखिए, टेक्नोलॉजी ने ये काम इतना आसान किया है। पुराने ज़माने में महिलाओं को शामिल करना मुश्किल बात थी। टेक्नोलॉजी बेस अब काम करने से, कोई स्ट्रक्चर बनाने से महिलाओं का भी शामिल होना बहुत आसान हो गया है। साथ में उनको जो सॉल्यूशन मिलना है, आप बात करते हैं कि बच्चियों की शिक्षा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता कि ये होते ही कि आपके महिलाओं के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ सालों तक अपनी बच्चियों को ऑनलाइन पढ़ाई के थ्रू उनका थोड़ा अपग्रेडेशन करना होगा। ग्रेजुअली हम कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ स्थापित करेंगे जिनमें महिलाओं की भागीदारी के लिए यदि यहाँ पे रिजर्वेशन भी करना पड़ा तो मैं उसकी एडवोकेसी भी करूँगा। लेकिन शुरुआत में एकदम से ऐसा नहीं होगा। अभी हमें जो बने बनाया सिस्टम है, जैसे यदि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, इंजीनियर रहा हूँ, IITs ने एक बड़ा अच्छा डाटाबेस अपने लेक्चर्स का किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे जो कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, यदि उनको कोई सब्जेक्ट उनके प्रोफेसर नहीं बता पाते तो IITs ने एक फ्री डाटाबेस वेबसाइट पे डाल रखा है। आप किसी भी सब्जेक्ट को 25 लेक्चर्स के थ्रू सीख सकते हैं। वो इनिशियल लेक्चर से लेके जो इस देश के माने हुए प्रोफेसर्स हैं, यदि थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई आपने करनी है तो जो IIT में सबसे बेस्ट प्रोफेसर है उसके 40 लेक्चर आपको वहाँ मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आज की डेट में सर्टिफिकेट लेने के लिए हो सकता है यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़े, लेकिन आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की जरूरत नहीं। आपको मैं एग्जांपल 3 दिन पहले का बता देता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया जो कि एक स्टार्टअप कंपनी में काम करता है और वर्क फ्रॉम होम से काम करता है। उसकी कंपनी अब USA के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। अब उससे जब मैंने क्वालिफिकेशन पूछी, वो सिंपल BA था और उसने कहा कि मैंने ये सारी जो कोडिंग वगैरह है, जो एजुकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो ऑनलाइन सीखा है सर। ऑनलाइन सीख के अब वो टीम लीड करता है, 5 आदमियों की टीम का हेड है वो। तो आप देखिए आज की डेट में जो मैं इसको थोड़ा सा सीरियस बात को उस तरह कह रहा हूँ, 3 इडियट्स में पढ़ने के लिए बहुत सारा सोर्स है, बस आपको सोचना है कि कहाँ किस क्लासरूम में आपने जाके बैठना है। तो उसमें जैसे वो एग्जांपल बहुत बढ़िया था कि क्लासरूम में क्या चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट और एक कान में सुनने वाला माइक, है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वहाँ एक था कि क्लासरूम है, सिर्फ वर्दी चाहिए, उसमें डायलॉग ये था शायद। लेकिन मैं कहता हूँ आज इंटरनेट चाहिए और मोबाइल चाहिए, बस पढ़ाई आपकी हो जाएगी। तो दीपक जी, आप जैसे दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने दादरी विधानसभा को ही क्यों चुना? देखिए मेरा गाँव यहाँ पे है, मैं पूरे देश में काम करता रहा हूँ। किसान आंदोलन में भी हम 13 महीने आंदोलन के दौरान बॉर्डर पे ही रहे। लेकिन आप जब सोचते हैं कि ग्राउंड पे जाके काम करना है, कहीं से चुनाव लड़ना है, कहीं ग्राउंड पे जाके ये इम्प्लीमेंट करना है, बहुत से लोगों ने अलग अलग जगह को चुना। मेरा जो ये पढ़ाई का और कमाई और दवाई का जो मैंने एक स्लोगन दिया है, ये कोई मेरा अपना नहीं है। अपने यूरोप से एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार प्रोफेसर इंडिया में आए और वो यहीं पे छत्तीसगढ़ और झारखंड के गांव में अभी भी 35 साल से काम करते हैं। ये उनके आर्टिकल के चुराए हुए वर्ड हैं। चुराया इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे कोई परमिशन नहीं ली कि आपके इन 3 वर्ड्स को मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन वो हमारी मीटिंग्स में आते हैं। नो डाउट उन्होंने ये इंग्लिश में आर्टिकल लिखा था, उसका हिंदी मैंने कर दिया, सिर्फ इतना है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि इन 3 वर्ड्स के बिना या इन 3 चीज़ों पे काम किए बिना कहीं तरक्की नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि जब आप बात करते हैं कि आप दादरी क्यों आए, तो सबसे पहला, अब ये तो है नहीं कि मैं कहीं किसी दूसरे राज्य में चला जाऊँ, और मेरे लिए मुझे लगता है कि आसान करने के लिए अपना काम मैंने दादरी को चुना, क्योंकि मेरा गाँव है, कुछ लोगों को जानता हूँ, बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। एडवोकेट बनने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, तो मैं यहाँ की बार एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ बनी बनाई थी, गांव था, लोग थे, तो इनिशियल लेवल पे जो फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सोच के ही मैंने दादरी में अपना काम शुरू किया। काफ़ी लोगों के जैसे सवाल भी होते हैं ना, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं पीछे से कि ये दीपक लांबा कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है और दादरी ही क्यों आया? देखिए मैं अचीना गांव से हूँ
मेरे दादे परदादे जब से गांव बसा, जब से उस गांव में बसते हैं। हमारा गांव भी गांव में है। आज भी हमारा परिवार खेती करता है, 20-22 एकड़ की खेती हम लोग करते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी वोटिंग की है सारी अपनी गांव में, अपने ही स्कूल से, जो गांव का स्कूल है उसमें 103 नंबर मेरा बूथ है, उससे ही मैंने हमेशा अपनी वोटिंग की है। तो मैं कहीं से नहीं आया हूँ, यहीं का हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ये मौका नहीं मिला कि आप सबसे बात कर सकूँ, सबके सामने जा सकूँ। तो आजकल एक नया नाम भी शुरू हो गया है मेरा, दीपक लांबा। अच्छा, वो चीड़ियाँ तो ठीक है, लोग अब जानने लगे हैं और मुझे लगता है कि ये बातचीत सुनेंगे तो और जान लेंगे। दीपक जी, आपने अभी अपने शब्दों में बता दिया कि आप राजनीतिक में क्यों आए और चरखी दादरी को क्यों चुना। तो आपके लिए सबसे पहली जंग है टिकट हासिल करना कांग्रेस पार्टी की। अगर वो बाकायदा आपने जंग जीत ली तो दूसरी जो सबसे बड़ी जंग है वो चुनाव जीतना। आपके सामने एक धुरंधर जो पहले कांग्रेस में भी थे, जेजेपी में थे, फिर हरियाणा जनहित में भी, और पिछले कई सालों से वो बंसीलाल जी के भी साथ रहे। बात करूँ तो मैं चौधरी सतपाल सांगवान की, बड़े नेता हैं, हरियाणा में नाम है। जेजेपी से बात करें हम तो राजदीप फोगाट है, पूर्व विधायक है, और चरखी दादरी से ही हैं वो भी। और अभी ने लो, और अभी आम आदमी ने वो घोषणा नहीं की अपनी उम्मीदवारों की। तो क्या दीपक लांबा जी के पास वो जादू की छड़ी है जो कि पब्लिक को ऐसे घुमाई कि हाँ भी मेरी तरफ आ जाओ, ये धुरंधर पीछे हो गए? क्या वो जादू की छड़ी है आपके पास? जोगिंदर जी, यदि मेरे पास जादू की छड़ी हो ना, तो मैं उस जादू की छड़ी से सिर्फ टिकट नहीं मांगूंगा। मैं कहूँगा कि दादरी का सब कुछ हाल जो है, जो मुसीबतें 1 सेकंड में ठीक कर दूँ, है ना। जादू की छड़ी से कुछ नहीं होने वाला। आपने कुछ पड़ाव बताए, आपने बताया टिकट, चुनाव जीतना और फिर हल्के को सुधारना, 3 पड़ाव हैं। देखिए, जो पहला पड़ाव है उसके लिए मैंने अपना एप्लीकेशन दे दिया, काम कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यदि पार्टी को ठीक लगेगा तो टिकट देंगे, कोई और काबिल दिखेगा उसको देंगे। यहाँ तक की बात तो आपकी और मेरी एक जैसी है कि ये मेरी ज़िंदगी का पड़ाव है कि भाई आपको टिकट मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन आगे की जो चीज़ है ना, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यदि आप चुनाव में गए एज ए कैंडिडेट, तो जीत होगी कि नहीं होगी इसके लिए मैं कतई नहीं सोचता। जीत निश्चित है। यदि बड़ी बात कह रहे हो, आपकी निश्चित है? जीत निश्चित है, लोगों का समर्थन है, लोग आपको सहयोग करेंगे। और उसके बाद जो काम करना है उसका भी हमने सोच रखा है। हम ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से ये सब प्लान बनाएंगे। उतना पैसा हमारे पास इकट्ठा करने की एक एमएलए के पास ताकत है। उसके लिए ना तो आपको बड़ी सरकार की ज़रूरत है, ना ये है कि सीएम साहब आपको हरदम सपोर्ट करें। विदाउट सीएम साहब के भी ये काम हो सकते हैं। और सीएम साहब का सपोर्ट हम लेंगे तब जब हमारे को इतने बड़े काम की ज़रूरत होगी। तब जब इतना बड़ा काम होगा तो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। लेकिन जो छोटा काम है, जो फाउंडेशन है, जैसे हम लघु उद्योग की बात करते हैं, ये शुरुआत करना तो आपका और हमारा काम है, हम कर लेंगे। तो आगे की राह आसान है या मुश्किल है, ये टिकट के ऊपर तो टिका है। लेकिन संभव है कि असंभव है, इस पे नहीं टिका। ये संभव है, 5 की बजाय 7 साल लग जाएंगे, यही हो सकता है। मेहनत में भाई आप 10 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे कर लेंगे, तो काम तो वही करेंगे। हाँ, ये जरूर है, टिकट के फैसले से कुछ चीज़ें जरूर बदलेंगी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 20,000 नौकरियां दोगे आप। जी। अगर कम शब्दों में आपसे बात करूं मैं, तो आप क्या मान लो आप एमएलए बन गए चरखी दादरी से और सरकार नहीं आती आपकी, तो क्या दीपक लांबा जी को 20,000 नौकरियां दे पाएंगे? कम शब्दों में ही बात करें तो मुझे लगता है कि वो कोशिश की जा सकती है और वो सरकार पे भी डिपेंड नहीं करती, वो आपके हुनर सुधारने पे डिपेंड करती है। आज यदि मैं औरों को छोड़िए, आप यहाँ 6 लोग बैठे हैं जो डिजिटल मीडिया का पार्ट हैं। मैं कहूँ कि क्या आपको आपकी टीम में काबिल आदमी चाहिए? आप कहेंगे हाँ ज़रूरत है जी, मिलता नहीं। तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ अपने युवा लोगों का यहाँ पे हुनर सुधार दूँ। थोड़ा सा आप हुनरमंद कर देंगे, आप जैसे लोग ही 6 लोगों को नौकरी दे देंगे। तो एक एमएलए बहुत कुछ कर सकता है। 20,000 नौकरियाँ तो मैंने कम सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा भी हो सकती। क्यों नहीं? दादरी अपने नाम से बेंगलोर में जाके एक टेक्निकल फर्म क्यों नहीं बना सकता? दादरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं खड़ी कर सकता? दादरी जिला ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरे देश में क्यों नहीं कर सकता? हम अपना नहीं, हम तो साउथ इंडिया तक लोगों को नौकरी देंगे। तो ऐसा नहीं है, विजन आपका बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा लोगों का सहयोग चाहिए। 20,000 कम है, ज़्यादा कर लेंगे थोड़ा सा।
अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि यदि आपको टिकट मिलती है तो आप ऑब्वियसली बात है दादरी का विकास करोगे, यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो भी आप दादरी का विकास करोगे। तो क्या कुछ गारंटी है आपकी कि पढ़ाई, कमाई और दवाई टिकट ना मिलने के बावजूद भी आप इन मुद्दों पे काम करोगे? गारंटी तो इस बात की है कि मैं इस काम में लगा रहूँगा। ठीक है, ताकत जितनी होगी, जितना मेरे में कैपेबिलिटी होगी, उतना इसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्पीड का डिफरेंस रहेगा। टिकट नहीं मिलती है तो भी ये जो घर है, ये जो भवन हमने बनाया है, ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये अलग अलग तरह के काम में लोगों को इन्वॉल्व करके शुरुआत करेगा। जैसे शुरुआत के रूप में हम थोड़ा थोड़ा ये काम करना शुरू ऑलरेडी हमने कर दिया है कि जो समाज में थोड़े से वो तबके हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा, उनको इकट्ठा करना, उनको संघर्ष के लिए तैयार करना, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना। और इसमें ये है कि जीते कोई भी, मुझे ये विश्वास है, जीते यदि आप भी चुनाव, आप एमएलए बन जाएं, तो मुझे विश्वास है यदि मैं फ़ाइल लेके आपके पास जाऊंगा और आपसे टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये मानता हूं कि आपके अपने एजेंडे होंगे, आप 100% टाइम नहीं देंगे, लेकिन यदि आप अपने 5% भी मेरे को सहयोग दे देंगे तो भी मैं वो काम कर लूँगा। तो हमारी पूरी टीम है, टीम कहीं नहीं जाने वाली है। टीम में अलग अलग स्टेट के भी लोग हैं। हम लोग यहाँ मुझे लगता है 8 लोग हैं जो इसी भवन में रहते हैं, काम करते हैं, और ये 8 लोग लगातार अगले 30 साल तक काम करेंगे। 8 लोगों में ये नहीं है कि वही व्यक्ति 30 साल तक रहेगा। हाँ ठीक है, किसी के काम है टेक्निकल काम करना, मान लो उसको अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जा सकता है, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो देयर इज़ 8 वैकेंसी और वो 8 की 8 वैकेंसी 30 साल तक काम करेंगी। उसमें मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो यहाँ रहूँगा। ये ज़रूर है, बीच में काम ज़रूर आएंगे। अब जैसे अपने इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो होपफुली उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाऊंगा वहाँ, काम करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो महाराष्ट्र से मेरे लिए सपोर्ट करने आएंगे, तो मैं भी उनके लिए जाऊंगा, वहाँ काम करेंगे। और यात्रा के दौरान हमने बहुत जिलों में ऑलरेडी वहाँ काम किया है, तो यहाँ रहूँगा। आज से जब से मैंने घर लिया, और मैंने बार बार कहा, बाकी साथियों को भी कहा कि अब मेरा बेस यही है, कहीं भी जाऊँगा वापस यहीं आना है। 5 दिन काम किया महाराष्ट्र में, फिर आ गया यहाँ, तो बेस यहीं रहेगा और यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते जाएंगे। दीपक जी, विकास की बात करें तो आप भी हलकों में घूमे हैं, जो हम भी समस्या देखते हैं और आपने भी देखी होगी, सबसे बड़ी समस्या चरखी दादरी हलके के अंदर पानी की है। वो पीने के पानी की समस्या मिल ही रहा, लेकिन जो गंदा पानी है वो लगातार बह रहा है, नालियों में या गलियों में भरा पड़ा है। तो दीपक जी अगर विधायक बनते हैं, उनको टिकट मिलती है, तो उसको कितनी जल्दी, और आपके पास क्या प्लान है, किस प्रकार से आप दोनों सुविधाएं दे पाएंगे? देखिए, मैं 2-3 गाँव में गया, वहाँ पे मुझे पता लगा कि 25 दिन से 45 दिन से पानी नहीं आया। तो मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, जो मरीज़ आईसीयू में है सबसे पहले उसको आईसीयू से निकालना है। उसके लिए आप टैंकर लगाएं, पानी के पाइप आप रोड के साथ से खुले में लेके जाएं, किसी तरह भी उनको सुचारू रूप से हर रोज़ उनका पानी जाए, ये निश्चित करना है। पहला काम तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि हम ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल लेवल के कुछ साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने कई देशों में जाके ऐसे काम किए हैं कि वहाँ पे पानी की समस्या थी और उन्होंने उनको हल किया है। तो हमारी टीम ने, जो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने ऑलरेडी शायद उनको कम्युनिकेशन डाला है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करना चाहता है। और 2 रिसर्चर तो अपने हरियाणा के हैं जिन्होंने दादरी के पानी के संकट पे ही टेक्निकल पेपर लिखे हैं। तो हम ऑलरेडी उस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने इवन ये भी बताया है कि किस गांव में क्या समस्या है, क्यों है, कितना जल भराव है, कितना कुछ है। तो कुछ अच्छे रिसर्चर्स ने अपनी दादरी पे काम कर रखा है। बस ये है कि उस काम को कंसोलिडेट करना है। किसी ऐसे आदमी से उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए जो ऐसी समस्याएं कहीं सुलझा चुका है। और इसमें देखिए कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। जैसे आप बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स कहाँ से आएंगे, पानी की समस्या सुलझाने के लिए बहुत कम खर्चे में हम ये समस्या सुलझा देंगे। तो पहला स्टेप भाई यही है कि आईसीयू में जो है, जिसको पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, उसको तुरंत प्रभाव से पानी का इंतज़ाम करेंगे। फिर इस पर सोचेंगे साल 6 महीने में हम किसी एक स्टेप पे जाके कुछ नए रिफॉर्म ला के कुछ करके इसको पूरा कर पाएंगे। और जो सीवर व्यवस्था है, देखिए सीवर व्यवस्था में जो मेरी जानकारी है, शहर के अंदर 160 मैन होल्स हैं। ये आपके मीडिया की रिपोर्ट से ही मुझे लगा। और मैं अब देख रहा था कि कल पिछले हफ्ते मैं जब मार्केट में गया तो 2-3 बड़े ट्रक लगे हुए थे। तो ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब आपका 1 महीने में बारिश आनी है
आप वो काम 11 महीने से क्यों नहीं करते? अब आप वो ट्रक लेके पहुंच गए हैं, आज वो ट्रक चल रहे होंगे कहीं? बिल्कुल नहीं चल रहे होंगे, पानी में वो मशीन काम ही नहीं कर सकती है। तो आप आज मशीन लेके आए हैं, मतलब ये ऐसा ही है कि 300 लोगों की बारात आई हो और वो पहुंच जाए और आप चून नोचने बैठ जाओ, तो क्या उनको खाना खिला पाओगे? कभी भी नहीं खिला पाओगे। तो आपको वो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ज़रूर करेंगे। लांबा साहब, जो युवाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि हम भी युवा हैं और इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी पे तमाम जो न्यूज़ एंकर हैं वो बात करते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल बात करते हैं, लेकिन युवाओं में एक समस्या और भी है। आज के टाइम अगर मैं दादरी की बात करूं, कर्ज में डूबे हैं, नशा है और एक लोगों में डर है। अभी रिसेंटली बात करें, 2-3 दिन पहले एक नेशनल खबर बनी थी, मर्डर हुआ था, लाठी डंडों से एक युवक था उसको मार दिया गया। तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? जो कर्ज, नशा और डर है, उनका समाधान कैसे होगा? देखिए, यदि 100 लोग इफ़ेक्टेड हैं, 100 लोगों में से इफ़ेक्टेड, यदि मैं कहूँ कि अपनी बुरी आदतों की वजह से हमें एकदम से नंबर बड़ा दिखता है कि सब कर्ज में हैं, सब नशे में हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें उस ग्रुप को अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी नशे में जाने वाला युवा सिर्फ शौक़ के लिए, मज़े के लिए नशे में नहीं जाता। कई जगह ये कारण फ्रस्ट्रेशन का भी है। आपको कहीं होप दिखाई नहीं देती, आपको कहीं आशा दिखाई नहीं देती। आपको आशा क्या दिखाई देती है कि नशा करेंगे, गैंग करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे, उससे पैसा आ जाएगा। एक रास्ता वो चुन लिया जाता है। दूसरा ये है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, नशा करते हैं, घर पड़े रहते हैं। तीसरा ये है कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे युवा भी हैं जो ये कुछ नहीं करते लेकिन वो फिर भी निराश हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो हमें ये छांटना होगा कि उन 100 में से बिल्कुल काम करने की इच्छा कितने लोगों में है। मान लो 10 लोग भी ये कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, तो ये रोल मॉडल होंगे। आप इनकी सहायता करिए, इनको सफल बनाइए। जो पीछे 90 बचे, उसमें से आप देखेंगे कि 50 लोग और आ जाएंगे आपके पास 6 महीनों में। कुछ लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो युवाओं में आपको, जैसे हमारे गांव में बड़ा आपने देखा होगा कि लोग ये कहते थे कि जोड़ का पानी ख़राब हो गया, तो उसका तरीका ये नहीं था कि पहले पानी को ही बदल दो सारे को। उसका तरीका ये था कि आप नया पानी डालना शुरू कर दो, तो धीरे 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 क्या होगा कि पानी की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरह 100 युवा हैं, उसमें से आप 10 को ठीक करोगे, फिर 10 और बढ़ जाएंगे, 30 और बढ़ जाएंगे। थोड़े दिनों में उनको देख के सारे ठीक हो जाएंगे। हाँ, देखिए, अपराध, नशा हर समाज में सदियों से रहा है। मैं ये क्लेम कर दूं कि अपराध और नशा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई नशे में नहीं जाएगा। जिसको रोज़गार की ज़रूरत है और जो लेना चाहता है, रोज़गार में जाना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको काम मिले। मैं प्रायोरिटी ये नहीं कह रहा कि मैं 100% लोगों के रोज़गार जेब में डाल दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ जो भी आदमी, व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको उसकी रिस्पेक्ट का, उसके खर्चे लायक, जिससे उसका पूरा महीना चल सके, इतना रोज़गार दिलवाने के लिए मैं काम करूंगा। और एक किस्म से कह रहा हूँ कि हाँ, गारंटी देता हूँ 5 साल यदि MLA के रूप में रहा तो ये करके जाऊंगा। तो ये होके रहेगा अगली योजना के अंदर। सर, आपने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, तो आपने देखा वो भारत आपको, मतलब कैसा भारत आपने देखा, और आप भारत का भविष्य आगे क्या देखते हो? देखिए, भारत देखा तो बहुत कुछ देखने को मिला मुझे। मतलब चाहे पढ़ लिख लिया, इंजीनियर बन गया, बड़े कॉलेज में पढ़ के आया, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, लेकिन जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल फिक्स है। गांव का ही तरह से दिमाग अभी सोचता है। तो मेरे लिए भारत का मतलब पहले ये था, जो मध्य प्रदेश से नीचे वो सारे साउथ इंडियंस है ना। तो भारत का एक ही नज़ारा मेरे को समझ में आता था कि सारा साउथ इंडिया है ना। ये सोचते थे यार वहाँ तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो आपको याद है, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। कन्याकुमारी के बाद केरला में पैदल चले। केरला में बाहर का पैसा ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो बहुत सभ्य लोग हैं। वो हर चीज़ बड़े तरीके से करते हैं। जैसे आप केरला के बाद थोड़ा और कर्नाटका की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ भी लोग बड़े ही मतलब अपनी ड्यूटी समझते हैं, उस तरह करते हैं। और जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया तक आते हैं तो आपको लगता है कि समाज थोड़ा सा ना नॉन सीरियस और ड्यूटी ना समझने वाला हो गया है। लेकिन भारत में घूमने से एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि महिलाओं
को यदि मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। साउथ इंडिया में मैक्सिमम घरों में, गाँव में जो दुकानें हैं या जो छोटे छोटे काम हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी है। और वो महिलाओं की भागीदारी सिर्फ वर्कर के तौर पे नहीं है, वो महिलाओं की भागीदारी डिसीजन मेकर के तौर पे है। डिसीजन मेकर का मतलब ये है कि पैसा जो है वो आपकी जेब में है और आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ पे लगना है। तो यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी गाँव में है, लेकिन वो सिर्फ बुग्गी चलाने तक है। मैं चाहता हूं कि वो डिसाइड करें कि आज इस खेत में क्या फसल होगी और बुग्गी के लिए या ट्रैक्टर के लिए किस चीज़ पे पैसा लगाएंगे। और गांव में जो दुकान है या जो छोटा लघु उद्योग जिसकी मैं बात करता हूं, उसमें डिसीजन मेकर महिलाएं हों। तो ये समझ में आया कि पूरे देश में महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। और उनको यदि मौका मिलेगा तो वो ये सारा जो मैं ये कहूँगा कि जो आइडियाज़ हैं या जो मैं बात करता हूँ आजकल, जैसे इन्होंने कहा कि आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, ये इस वजह से नहीं है कि मेरे बोलने की कला है क्यों, लेकिन मैंने ये ज़रूर किया कि घूम घूम के वो सारे आइडियाज़ दिमाग में हैं और मुझे उसमें करने में कुछ नहीं लगता। आप जैसे सवाल पूछते हैं मुझे सिर्फ वो वाला पार्ट उठा के आपको बोलना पड़ता है, तो ये आसान काम है मेरे लिए, मैं इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। तो देश देखने से आपका विजन बढ़ा और बहुत से लोग आज की डेट में तारीफ़ करते हैं। देखिए, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी टीम की तारीफ़ बहुत हो रही है। लोग ये कहते हैं कि अरे यार तूने तो 6 महीने में ऐसा कर दिया जो 35 साल में लोग नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ 6 महीने का मामला नहीं है, इसके साथ मेरा 4000 किलोमीटर की यात्रा भी जुड़ी है। यात्रा में रहा तो वो एफिशिएंसी, वो देश का नज़रिया, वो सारी चीज़ों में आपको दिखाई देता है। हाँ, आपको ये ज़रूर है, इतना आपको IQ होना चाहिए कि आप उसका एप्लीकेशन पार्ट जानते हो। सिर्फ वो एक टूरिस्ट की तरह नहीं घूमा है हमने उसको जिया है। और वो 6 महीने का जीना और 3000 किलोमीटर का चलना, वो कहीं ना कहीं दादरी में लाके हम कंसंट्रेटेड डोज यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देश को देख के, यात्रा में जाके बहुत कुछ है जो आज मैं हूँ, उसमें यदि जितना मैं श्रेय योगेंद्र यादव जी को देता हूँ मुझे बनाने में, उतना ही मैं उस यात्रा में मेरे चलने को देता हूँ। सर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में आप साथ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि दादरी जोड़ो यात्रा भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि दादरी एक नाम का ज़िला है, 0 सुविधाएं हैं, चिकित्सा में कोई सुविधाएं नहीं, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं, पुल हैं टूटे हुए हैं, अंडरपास पानी से लबालब है, टूटी सड़कें, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, समस्याओं से भरा हुआ ज़िला है। एक यात्रा दादरी जोड़ो यात्रा मेरे कहने से आप जरूर कीजिए। हम लोगों ने एक विकसित दादरी संकल्प यात्रा तो भाई अभी की है, और उसके नीचे हमने छोटा सा लिखा है, वो पता नहीं कुछ लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, हमने लिखा है प्रथम चरण। तो ये मूवी ख़त्म नहीं हुई है, इसके कई चरण आएंगे। तो ये चरण में ये होगा कि बोलना नहीं चाहिए पहले कि मैं बन जाऊंगा, टिकट हो जाएगी, सब हो जाएगा, मान लो हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि मैं गांव में जाऊंगा और गांव में इसी रूप में जाऊंगा, एजेंडा अलग होगा। अब मैं लोगों को शामिल करूंगा अगली बार, चाहे वो सम्मिलित किसी भी रूप में हो, चाहे वो ये हो कि दादरी को विकसित करने के लिए अब आपके श्रम की ज़रूरत है। जो खाली आदमी है, जिसको लगता है वो बेरोजगार है, आइए आपके लिए काम हमारे पास है, तो करेंगे। वो प्रथम चरण के बाद मुझे लगता है कि हर 6 महीने में यदि एक चरण आएगा तो हम 10 चरण इसको 5 साल में पूरा कर देंगे। लामा साहब, दादरी जो टिकट की बात है जी, आपकी कनेक्टिविटी है? हाँ, हो गई। आम सी बात है, जो हाईकमान है उससे आपकी कनेक्टिविटी है। जो 36 लोग हैं दादरी से जो टिकटार्थी हैं, कभी भी टिकट की घोषणा हो सकती है विधानसभा के लिए, तो आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि जो नेता हैं हरियाणा के, मैंने कल भी एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब काफ़ी सारी मात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पे लोग पहुंचे हैं टिकटों के लिए, और आपको देख रहे, आप फिलहाल दादरी में मौजूद हैं। इसका मतलब क्या समझे? आजी जी, मेरा तो टाइम पास करना मुश्किल हो गया है कुछ 2-3 दिन से। कारण क्या है कि अभी हमारे जो इलाके के लोग हैं, मतदाता हैं, वो भी इस मोड में कि किसका नाम आएगा। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके दिमाग में तो ये चल रहा है टिकट किसकी आएगी, तो आप मेरी बात सुनने में कम इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने जो जनसंपर्क था, जो जाना था, मैं सिर्फ जानकारों के पास जा रहा हूँ, उनके साथ बैठ के बातचीत करके। जैसे आप, मैं कहूँ कि ये जो कम्युनिटी है, ये भी वो कम्युनिटी है जो इंटरेस्टेड है बात करने में, तो हम बात कर पा रहे हैं। तो जो आपने कहा कि नेटवर्किंग है, मुझे देखो, 2 जैसे हमारे योगेंद्र जी कई बार हमारे को कहते थे कि आपको क्या लगता है कि ये जो रेजीम है
आप यदि बाउंड्री लाइन के केस हैं, तो डिसीजन जो है ना, सारा जो डिसीजन लेने वाला है उसके हाथ में है। सरकारी तंत्र मान लो कोई डिसीजन लेता है और आप विपक्ष के आदमी हैं, तो आपके सफल होने की कोई गारंटी नहीं यदि आप बाउंड्री के हैं। यदि आप ऐसा हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपको चाहिए 3 रन और आप स्टेडियम के पार ही बॉल पहुंचा दो, तो कोई भी एम्पायर इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरा नेटवर्क, मेरी कनेक्टिविटी सिर्फ मेरे काम से है। मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, और ये सदियों सदियों से चलता आया है। राजाओं के बेटे राजा बने, लेकिन बहुत से लोग सफल राजा इसलिए हुए कि वो गांव से आए और मेहनती थे। तो यहाँ मेहनत, विज़न, हर रोज़ काम करने का जज्बा, एक अच्छी टीम, ये मेरी कनेक्टिविटी है। हुड्डा साहब के घर जाने वाले लोगों की मैं कोई कमी नहीं बता रहा, वो मेरे से सीनियर हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हुड्डा साहब एक बड़े नेता हैं, पारखी नेता हैं। वो दूर से भी सब जगह उनकी नज़रें होंगी, मेरे काम को भी देख रहे होंगे, सर्वे टीम भी उनकी अपनी है। तो यदि वो मुझे काबिलियत में आंकेंगे और उन्हें भी वो लगा जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मेरी टीम के बारे में सोच रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जिसको मैं नहीं जानता वो मेरा सबसे बड़ा नेटवर्क और मेरा सबसे बड़ा वेल विशर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी के नेता चाहते तो यही है ना कि पार्टी ग्रो करे, अच्छे लोग आएँ, देश में हर जगह सरकारें बने और जो सोच रहे हैं वो जनता के लिए कर भी पाएँ। तो जब आपका अलाइनमेंट एक है, आपकी विज़न कहीं ना कहीं मेल खा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा सिफारिशों की ज़रूरत है, आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। काम कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहा है कि हम 6 महीने में लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए हैं। और उसमें देखिए, मैं अकेला करने की कोशिश करता, नहीं जा पाता। आप लोगों ने, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाल के, बहुत से साथियों ने इंटरव्यू लिए हैं, मेरी बात लोगों तक पहुंचाई है। और मेरी टीम के साथी हैं जिसमें अलग अलग स्टेट के हैं, उन्होंने मेरे पे पैदल चल के, मतलब मैं ये जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा है, मुझे तो ये लगता था कि ठीक है, मैं तो वो एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। एक माइंड में ये होता है ना कि आप एक बार एक काम कर चुके हैं, आपको वो काम दोबारा आसान लगता है, लेकिन मेरे को पता लगा कि मेरे बहुत से साथियों ने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था। लेकिन मैं उनका भी मतलब धन्यवादी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे 350 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं, हर गांव में, गलियों में चक्कर काटे हैं हमने। तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ करना और साथ देना, तो ये कुल मिला के जो नेटवर्किंग है वो हार्ड वर्क से, आपके साथ अच्छे लोगों के काम करने से, मुझे लगता है नेटवर्किंग को भी हम रिप्लेस करेंगे। हम अच्छे काम को वैल्यू देते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक टिकटार्थियों और दूसरों की बात है, वहाँ जाना आना कौन बने, मेरे संबंध जो भी यहाँ से टिकट लेके जीतेगा उससे अच्छे रहेंगे। XYZ कोई भी हो, मैं उनके साथ काम करता नज़र आऊँगा और लगता है सब ठीक होगा आगे। दीपक जी, सामाजिक कार्यों के बाद आपने आम आदमी पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। योगेंद्र यादव जी के साथ फिर आपने पार्टी को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं विचार आपके नहीं मिले। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो इंडिया अलायंस बना, उसके अंदर आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित थी, तो फिर आप जुड़ गए। अब उसके बाद सुनने में आ रहा कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे की बात आम आदमी के साथ चल रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे जहाँ तक सूचना है, कल आम आदमी पार्टी के साथ लगभग गठबंधन तय हो चुका है हरियाणा में। आपका सवाल वाजिब है। बड़े रूप में देखें तो ये एक बड़ी बात भी है कि जिस पार्टी से हम अलग हुए, आज उस पार्टी के साथ काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा जो बड़ा उद्देश्य है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। उसके बीच में यदि हमने अपने पर्सनल कोई छोटे मोटे पुराने झगड़े भी भूलने पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी को या इंडिया अलायंस को 1 सीट हरियाणा में मिली थी, कुरुक्षेत्र में। भारत जोड़ो अभियान की टीम ने कुरुक्षेत्र में भी काम किया। नो डाउट वो जो कैंडिडेट थे वो आम आदमी पार्टी के थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और ये यहाँ से ये हो जाता है कि कोई भी टिकट उन्हें मिल जाए, जितने भी साथी हमारे वहाँ काम कर रहे होंगे वो उनके सपोर्ट में काम करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है इस समय लोकतंत्र को बचा लेना, संविधान को बचा लेना। जो ICU का एग्जाम्पल मैं बता रहा था, देश ICU के अंदर है,
पहला काम है हमें कि देश को आईसीयू से बाहर निकालना है। फिर ये जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, इनको तो बाद में भी ठीक कर लेंगे। हम अपने जो सेटलमेंट है ना, जो झगड़ा है, जो कुश्ती है, वो बाद में कर लेंगे। पहले की जो बड़ी कुश्ती है, इसको बड़ी बैटल को जीत लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम वैचारिक रूप से उनके साथ हैं, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए उनके साथ हैं। इंडिया अलायंस को हमारा ये है कि आने वाले समय तक, जब तक कि हमारा संगठन कोई और फैसला नहीं लेता, हम हर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, चाहे वो टीएमसी से है, चाहे वो समाजवादी से है, आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से है, किसी भी पार्टी का वो मेंबर है। अच्छा, अगर लंबा साहब बात करें, जो गठबंधन की बात है, कल से चर्चाएं चली हुई हैं गठबंधन की आम आदमी पार्टी के साथ, और एक सबसे बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी। यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव जी ने जीती हैं, और हरियाणा में भी 1-2 सीटों पे चर्चा है कि समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटें हरियाणा से मिल सकती हैं। तो वो पॉसिबल जो है वो कैसे हो पाएगा, और कौन सी सीटें उनको लगता है, कहीं ना कहीं जो यादव वोटर है उनको अपनी तरफ लुभाने का तो ऐसा कोई प्लान या राहुल गांधी जी का नहीं है? देखिए, मैं ये जो चर्चाएं चल रही हैं गठबंधन होने की, गठबंधन इक्वल सोचने वाले, एक डायरेक्शन में सोचने वाले संगठनों के बीच होना चाहिए। मैं इसका हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। सभी लोग एक साथ जाके काम करेंगे, एक तरफ धक्का लगाएंगे तो चीज़ें होनी आसान हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और समाजवादी को कौन सी टिकटें मिलेंगी, कौन सी जगह की सीट मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए ऑलरेडी कांग्रेस एक समिति बना चुकी है। देखिए, जो डिसीजन होगा वो तो मिल बैठ के उन लोगों ने करना है। हम और आप तो आकलन लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरे से अपना पर्सनल विचार जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पंजाब के नेबरिंग जितनी भी सीट्स हैं उसमें आम आदमी पार्टी का ज़्यादा प्रभाव होगा क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। दूसरा, उनका प्रभाव जो है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से है, क्योंकि वहाँ से वो अभी चुनाव लड़के लोकसभा से आए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 क्षेत्र उनके बिल्कुल फेवरेबल हैं। तीसरा, कुछ शहरी मतदाता है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ भी कभी कभी झुकाव रखता है। तो बड़े शहरों में वैसे भी बीजेपी ज़्यादा स्ट्रोंग है। यदि आम आदमी पार्टी के वहाँ कुछ पॉकेट्स बनते हैं तो मेरी नज़र से यदि आप देखें तो 3 जगह उनका प्रभाव है। पंजाब से लगती हुई कुछ सीटों में हो सकता है, कुरुक्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तीसरा, मुझे लगता है शहरी क्षेत्र की कुछ सीटें हैं। ये मेरा अपना है, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, ना मेरे से कोई सुझाव मांगेगा, लेकिन आपने एक सवाल पूछा तो एक बातचीत डिस्कशन के दौरान मैंने अपना भी आपको दिया है। दीपक जी, पिछले 10 विधानसभा की हम बात करें, यानी 50 साल हो गए, तो उसमें मात्र एक बार ही चरखी दादरी की हम बात करें तो एक बार ही कांग्रेस पार्टी का विधायक बना है। कहाँ कमी लगती है आपको कि हर बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर बनती है, चरखी दादरी में आवाज़ उठती है हर बार की कांग्रेस को जिताएंगे, फिर वो सहानुभूति के वोट चले जाते हैं या नेता की कमी? मतलब अगर आपसे बात करें तो हम कोई एक बड़ा कारण क्या मानते हैं कि दादरी हमेशा क्यों विपक्ष में बैठता है? देखिए, दादरी के जो वोटर्स हैं ना, वो अपना खुद का माइंड बनाते हैं, खुद सोचते हैं और खुद अपनी वोट डिसाइड करते हैं, हवा में नहीं बहते। ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात है कि लोग अपनी ताकत रखते हैं, वो हवा में बहाव में बहते नहीं, अपनी वोट अपने हिसाब से देते हैं। ये पॉजिटिव बात है। जहाँ तक कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस के जीतने का ठीकरा हम यहाँ के मतदाताओं पे नहीं फोड़ सकते। हम ये कहें कि वोटर्स ने कांग्रेस को नहीं जितवाया, मैं कहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं के काम ने कांग्रेस को नहीं जितवाया। कौन सा नेता जनता के बीच में कितनी बार गया है, इससे वोटर आकलन लगाते हैं कि उसको वोट देना है कि नहीं देना है। लोगों की भावनाएं किससे जुड़ी हैं? एक तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें भावनात्मक रूप से इस नेता के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बेचारे को टिकट नहीं मिली है, कर्जे में डूब गया है, तो लोगों ने आउट ऑफ वे जाके उनको पिछली बार जितवा दिया। इसी तरह भावनाएं कैसे जुड़ सकती हैं? मैं जाऊं, आपको अपना विचार बताऊं, आपके बीच काम करूं, तो ये कोई मुश्किल और असंभव बात नहीं है कि सारे के सारे वोट कांग्रेस को मिल जाएं। इस बार हम वो कोशिश कर रहे हैं। खुद कैंडिडेट हुआ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जीत की तरफ बढ़ेंगे, कोई और हुआ तो उसको जितवाने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार ये बदलाव आएगा। और जो विपक्ष की बात है, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ और बहुत सी जगह कांग्रेस वालों के लिए भी मैं परेशानी होऊंगा, क्योंकि जब मैं
बात उठाऊंगा तो आप मुझे कांग्रेस का मान लें या विपक्ष का मान लें, लेकिन जनता के और दादरी के पक्ष का मान लें। मतलब आपके अनुसार अब की बार पक्ष में वो भूमिका मैं ही अदा कर दूंगा वहाँ अंदर जाके। अच्छा लंबा साहब, अगर आपसे हम बातचीत करें तो 1-2 दिन पहले चर्चाएं चली कि आपने मनीषा सांगवान जी से मीटिंग की है, तो उसकी कितनी सच्चाई है वो एक बार ज़रूर बताएं प्लीज़। हाँ, मैं मिला हूँ और मिलना सिर्फ मनीषा जी से नहीं, मैं 15, 17, 18 लोगों के करीब मिला हूँ जिन्होंने यहाँ टिकटॉक के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। एक बलराज फोगाट जी ने एक प्रोग्राम रखा था चाय का, उसमें शायद 15 या 17 लोग आए थे। उसके अलावा मैं जब बार एसोसिएशन में अपने चैम्बर्स में अपने वकील साथियों के पास गया था अपने विचार बताने, अपने फेवर में उनको प्रचार करने, तब वहाँ पे एक ही चैम्बर में हम 4 टिकटार थे, एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। मनीषा जी के घर मैं गया हूँ, कल उनसे आधे पौने घंटे बात हुई है। वो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हैं, 7-8 साल से यहाँ लगी हुई हैं, एजुकेटेड भी हैं। जी बिल्कुल। तो उनसे भी मैंने वही बातें शेयर की जो आपसे की, और वही बात मैं बोल रहा हूँ, टिकट मुझे मिले, मनीषा को मिले, किसी और को मिले, किसी को भी मिले, हम लोगों ने इकट्ठे काम करना है। जी। तो यही मैसेज मैंने उनको दिया था, क्योंकि उनसे मेरी पहले एक छोटी मुलाकात तो है किसान आंदोलन के दौरान खटखट टोल पे, और एक बार यात्रा के दौरान जब हम लोग उसमें पार्ट थे तो ये यहाँ से गए थे। तो 2 छोटी मुलाकात है, लेकिन कभी बात नहीं हो पाई थी। तो मुलाकात हुई है। कुछ लोगों ने मैं कहूँगा, या कुछ ज़्यादा राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों ने ये ज़रूर फैलाया कि दीपक लांबा भी समर्थन दे आए हैं। मेरा समर्थन सिर्फ मनीषा जी को नहीं, मेरा समर्थन सबको है जी। कोई भी यहाँ से जीते, चाहे उसमें दीपक लांबा है। दीपक लांबा एज ए एक्टिविस्ट, एज ए काम करने वाला अभी है। MLA यदि दीपक लांबा बनेगा तो उसके साथ भी ये दीपक लांबा हर बार लड़ाई करता नजर आएगा कि तुझे ये करना है। मनीषा जी बनेंगी तो उनके साथ भी दीपक लांबा लड़ाई करेगा, अपने आप से भी करेगा। और यदि कोई और आता है, धनखड़ भी हैं लाइन में, पुराने MLA साहब भी हैं, 2-3 पुराने MLA साहब हैं, कोई भी आए तो मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में ला रहा हूँ कि MLA दादरी का कोई भी बने, प्लान हमारा होगा जो उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो वही रिक्वेस्ट लेके, वही बात लेके मैं सबसे मिल रहा हूँ। मनीषा जी से भी मिल के आया, उनके घर मिल के आया। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई छुपाने की बात है। लोगों ने कहा कि भाई आप तो समर्थन दे आए, तो मैं कहा मैं समर्थन उस किसी को भी दे आऊँगा जी। तो इसमें समर्थन और उसकी बात नहीं है, विचार शेयरिंग की है। क्योंकि मेरे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा है कि मैं जो प्लान लेके चला हूँ उसमें दूसरों को ये शक ना हो कि वो आज MLA बने हैं, उसके बाद ये कुछ काम से हमारे पास आ गया। मैं हर टिकटार्थी से मिलने की कोशिश में हूँ और अपना प्लान पहले बताना चाह रहा हूँ। और हर किसी से ये रिक्वेस्ट है, यदि मैं जीता, मेरे को मिला, तो मेरा ये प्लान है, इसमें आप मेरे को योगदान दे दो जी। और आप जीते तो ये मेरा प्लान है, इसमें अपना कुछ समय मेरे को दे देना। तो ये ही बात लेके मैं मिल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब बातचीत करने के लिए। तमाम साथी मिले और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई दीपक जी से, काफ़ी अच्छे सवाल सभी साथियों ने किए और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो सभी के चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद जी।